वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे जजमेंट राइटिंग के कुछ बेसिक्स। वैसे तो जजमेंट राइटिंग राजस्थान में भी आती है, पर एमपी में इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, इसलिए ये एमपी पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे। बट आप राजस्थान की मेंस के लिए भी इसका रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल होता है एस्पिरेंट्स के मन में, वेटेज क्या है। तो देखिए, 4 पेपर होते हैं मेंस में एमपी के। हर पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से एक पेपर टोटली डेडिकेटेड होता है जजमेंट राइटिंग को। यानी आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है जजमेंट राइटिंग का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और बात ध्यान में रखने वाली है एमपी के लिए, कि एमपी में होता ऐसा है कि जो 4 पेपर हैं वो 2 दिनों में कंडक्ट होते हैं, यानी एक दिन में 2 पेपर होता है, और जजमेंट राइटिंग आपका आखिरी पेपर होता है। तो इस तक आते आते ना आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लेंदी पेपर भी होता है काफ़ी। अब आगे चलते हैं चार्ज फ्रेमिंग, इशू फ्रेमिंग पे। देखिए, जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें 40 मार्क्स का आपका क्रिमिनल जजमेंट आता है, 40 का सिविल जजमेंट लिखने आता है। टोटल होगा 80। 10 मार्क्स का चार्ज फ्रेमिंग आता है और 10 का इशू फ्रेमिंग आता है। देखिए, चार्ज फ्रेमिंग, इशू फ्रेमिंग जजमेंट राइटिंग से कुछ अलग नहीं है, जजमेंट राइटिंग का पार्ट ही होता है। जब तक आप इशू और चार्ज फ्रेम नहीं करेंगे तब तक आप कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे। बट आपका चार्ज फ्रेमिंग और इशू फ्रेमिंग की स्किल्स और अच्छे से टेस्ट करने के लिए इनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। जब जो 10 नंबर के सवाल होते हैं इशू फ्रेमिंग के और चार्ज फ्रेमिंग के, इनके फैक्ट्स बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि आपको कंक्लूड तो कुछ करना नहीं होता है इसमें, इसलिए बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स बनाए जाते हैं। बट हाँ, जजमेंट राइटिंग जब लिखनी होती है 40 मार्क्स की, तब फैक्ट्स बड़े होते हैं। आपको प्लीडिंग दी जाती है, एविडेंस दिए जाते हैं, आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, ताकि आप एक अच्छे से कंक्लूजन पर पहुँच पाएँ। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जब आप अगर जज बन जाते हैं मान लीजिए, तो आपके समक्ष जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके सामने जैसे सिचुएशंस आएंगी, केसेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉब्लम बनती है। जैसे अगर आपने ये एग्ज़ाम पास कर लिया एमपीसीजे की, तो आपकी पहली पोस्ट होती है सिविल जज क्लास 2 एग्ज़ाम है ये। तो सिविल जज क्लास 2 के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जो केसेस उनके सामने आते हैं, हमेशा जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो वैसे ही होते हैं। अब चार्ज फ्रेमिंग, इशू फ्रेमिंग कुछ नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि मान लीजिए कोई अक्यूज्ड है, उसने कोई थेफ्ट किया, ट्रेसपास किया, तो पहले उसको आपको चार्ज तो फ्रेम करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा सामने वाले को कि देखिए भाई, आपको इस चीज़ के लिए हमने जिम्मेदार माना है। तो सामने वाला तभी आके अपना जवाब देगा। तो वही इसलिए चार्ज फ्रेमिंग होती है। इसलिए सिविल केसेस में इशू फ्रेमिंग होती है। इशू फ्रेमिंग यानी कि कोई भी केस है तो उसका आपको डिस्प्यूट का जो पॉइंट है वो निकालना पड़ता है कि दोनों पार्टियाँ किस चीज़ पर असहमत हैं। तो इस तरीके से इशू फ्रेम होते हैं। चार्ज आपके क्रिमिनल जजमेंट में फ्रेम होते हैं, इशू आपके सिविल जजमेंट में फ्रेम होते हैं, सिविल केसेस में, सॉरी। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हमेशा एस्पिरेंट्स के माइंड में होता है कि क्या अगर मैंने डिसीजन गलत लिख दिया, जो कि पॉपुलर मेजॉरिटी सोच रही है, मैंने उसके अगेंस्ट कुछ लिख दिया, तो क्या मेरे को 40 में से कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल 0 मार्क्स मिल जाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कंक्लूजन के अपने कुछ नंबर होते हैं, 2-3 नंबर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 40 मार्क्स आपके सिर्फ कंक्लूजन को डेडिकेटेड हैं। आपके फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, पूरा फॉर्मेट आपने सही तरीके से फॉलो किया है कि नहीं, आपने अप्रिसिएशन कैसे किया है एविडेंस का, मार्शलिंग कैसे की है एविडेंस की, आपने जो भी कंक्लूड किया उस तक पहुँचे कैसे हैं आप, क्या आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, कैसे सेक्शंस रेफ़र किए हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वाइस वर्सा, अगर आपने डिसीजन करेक्ट लिख दिया बट आपने फॉर्मेट बिल्कुल फॉलो नहीं किया है, कुछ भी अच्छे से समझाया नहीं है, तो भी आप नंबर नहीं डिज़र्व करेंगे, तो आपको कम नंबर मिलेंगे। आप ये नहीं कह सकते मैंने तो डिसीजन सही दिया था, मुझे नंबर कम क्यों मिले, क्योंकि आपने फॉर्मेट नहीं फॉलो किया, आपने समझाया नहीं कि आप कैसे पहुँचे डिसीजन तक। तो डिसीजन करेक्ट हो, करेक्ट इनकरेक्ट जैसा कुछ नहीं होता है जजमेंट राइटिंग में। कितने हाई कोर्ट के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन हाई कोर्ट ओवर रूल कर देता है। तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप वो जो सोच रहे हैं वही जवाब दें, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो भी आप जवाब दें आप उसे समझा पाएँ। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुँचे हैं तभी आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेरी होती है कि कितने पेजेस में जजमेंट लिखा जाए। देखिए, कोई सर्टेन नंबर ऑफ़ पेजेस नहीं होते हैं, ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है और क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, 3 घंटे के पेपर में आप अगर 15 मिनट में चार्ज फ्रेम कर लेते हैं और 15 मिनट में इशू फ्रेम कर लेते हैं प्रैक्टिस के बाद, आपके पास बचते हैं 2.5 घंटे, यानी 2.5 आवर बचता है आपके पास 2 जजमेंट लिखने के लिए, सिविल जजमेंट और क्रिमिनल जजमेंट। अब इस 2.5 घंटे में
कौन कितने पेजेस लिख पाता है वो भी सबकी स्पीड है। कोई 1 घंटे में 4 लिख लेता है, कोई 1 घंटे में 8 पेज लिख लेता है। तो आपको ये नहीं बोला जा सकता कि जजमेंट राइटिंग में 15 लिखिए पेज या 10 लिखिए, क्रिमिनल में 10 लिखिए, सिविल में 5 लिखिए, ये कोई नहीं बोलेगा। क्वेश्चन की डिमांड देखनी होगी। कई बार सिविल केसेस बहुत ज़्यादा अजीब से आ जाते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ़ फैक्ट्स रहते हैं उसमें, 4-4 पेज के फैक्ट्स होते हैं, तो आपको कई बार सिविल में ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार क्रिमिनल में ऐसा होता है, अक्यूज़्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, चार्ज बहुत लग रहे होते हैं, तो आपको उसमें टाइम लगता है। आप कन्विक्शन दे रहे हैं अगर, तो आपको और टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पनिशमेंट भी लिखनी पड़ती है। तो ये 2.5 घंटे में से सिविल और क्रिमिनल को आप कितना डिवाइड करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको किस जजमेंट लिखने में कितना टाइम लगता है। कुछ लोग सिविल का जल्दी लिख लेते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल का जजमेंट लिख लेते हैं, और वो क्वेश्चन पेपर की डिमांड पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन पेपर में जो जैसा सवाल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस जजमेंट को कितना टाइम देते हैं और आपकी स्पीड क्या है। बस ये मेक श्योर करिए कि आपने सारा फॉर्मेट फॉलो किया हो, आप एक कंक्लूजन पर पहुँचे हो, आपने उसको समझाया हो कि आप कैसे पहुँचे हो, पेपर कंप्लीट हुआ हो आपका, दैट्स इट। फिर उसके बाद आता है कि क्या कोई यूनिवर्सल फॉर्मेट है जजमेंट राइटिंग का। देखिए, कोई बहुत फंडामेंटल डिफरेंस तो नहीं हो जाता है अलग अलग स्टेट के पैटर्न में, क्योंकि मेजर चीज़ें तो वही हैं। आपको अप्रिसिएशन करना है, मार्शलिंग करनी है एविडेंस की, जो एक कॉमन फॉर्मेट होता है जजमेंट राइटिंग का, वो तो है ही है। उसके अलावा थोड़ी बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, कहीं डेट कहीं और लिखी जाती है, किसी स्टेट जुडिशरी में कहीं और डेट लिखी जाती है, किसी में इन द कोर्ट लिखा जाता है, किसी में द कोर्ट लिखा जाता है। तो ये थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, वो बहुत ही माइनर डिफरेंस है। आप फॉर्मेट समझने के लिए या तो कोई किताब खरीद लीजिए, या फिर आप क्या करिए कि जो उसी स्टेट के जजमेंट्स हैं, ओरिजिनल जजमेंट्स हैं, वो देखिए आप कि उसमें क्या फॉर्मेट अभी चल रहा है रिसेंट में। बुक अगर आप पूछें तो 3 किताबें हैं जो MPCJ के लिए फ़ेमस है। एक तो नाम जोशी सर की बुक आती है, वो देख सकते हैं आप। एक आती है KK भारद्वाज, एक और आती है रॉबिनजीत सिंह की। ये 3 किताबें हैं जिसमें से आप कोई सी भी रेफ़र कर लें, कोई परेशानी नहीं है। थोड़े बहुत बेसिक डिफरेंसेस किताबों में भी हैं। वो ऐसा है कि वो उतना चल जाता है कि आप अगर छोटे छोटे डिफरेंसेस को पकड़ के बैठेंगे, इस किताब में ऐसा लिखा है, उस किताब में वैसा लिखा है, तो उससे दिक्कत होगी। एक कोई भी अपना बना लीजिए फॉर्मेट, एक पुराना जजमेंट देख लीजिए कोई सा उसी स्टेट का ओरिजिनल, उससे फॉर्मेट बना लीजिए। अब आगे एक और सवाल आता है कि क्या कब आप प्रिपेयर करें जजमेंट राइटिंग। तो जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी ज़्यादा नंबरों का होता है। दूसरा मैंने बताया प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लेंथी पेपर होता है। तीसरा मैंने बताया कि आखिरी पेपर होता है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए जिनको 6-7 महीने हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, वो तो जजमेंट राइटिंग अभी से शुरू कर दें। पर जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है, वो फिर ना करें, क्योंकि उनके लिए अभी ये राइट टाइम नहीं है। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी कि डेली करनी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक वीक में 2 दिन रख लें, एक दिन सिविल जजमेंट लिखें, एक दिन क्रिमिनल जजमेंट लिखें, तो आपका एग्ज़ाम आते आते काफ़ी आप कुछ कर चुके होंगे। उसके बाद आता है व्हाट टू रीड, हाउ टू प्रैक्टिस। देखिए, पढ़ना कुछ अलग से नहीं होता जजमेंट राइटिंग के लिए, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट्स आपने थियोरिटिकल पढ़े हैं, जिसके आप मेंस के आंसर लिखेंगे या प्री का एग्ज़ाम देंगे जिनके लिए, उन्हीं सब्जेक्ट्स को इस तरीके से तैयार करना है कि आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर अप्लाई कर पाएँ। वही तो टेस्ट है जजमेंट राइटिंग का, कि वही सेक्शन अगर आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करने दे दिया जाए तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। इसके बाद भी क्या पढ़ना है ये हम डिस्कस करेंगे अपने और भी आगे जो कुछ लेक्चर्स लाएंगे हम जजमेंट राइटिंग पे, चार्ज फ्रेमिंग पे, इशू फ्रेमिंग पे, आईपीसी के कैसे सेक्शंस पढ़ना है, एविडेंस का के मेजर कौन से सेक्शंस होते हैं जो एमपी में पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए, पुराना पैटर्न ही समझ के आप निकाल सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है, जनरली कैसी सिचुएशन होती हैं। उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ फॉर्मेट बनाया है, कुछ सेक्शंस निकाले हैं इंपॉर्टेंट, जो हम अगले अपने वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसलिए बने रहिए लॉसिफाइड से। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।